हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है समृत श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रेडियन लर्निंग पे। हमारा यह चल रहा है अभिनंदन बैच। अभिनंदन बैच हम आपके लिए लेकर के आए हैं और हमारा टारगेट है इस बार एसएससी सीजीएल 2023 की आपको तैयारी करवाना। और हमारे पास टाइम कितना बचा हुआ है, हमारा कोर्स है 79 दिनों का। अभी तक एक हफ्ता हो चुका है। रेगुलर क्लासेस हर सब्जेक्ट की आपके चैनल पे आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हर टीचर की अलग अलग बनी हुई है। ये आपके सारे मेंटर्स हैं। मैं आपको जीएस पढ़ाता हूं और अब तक मैं आपको हिस्ट्री के 2 लेक्चर्स दे चुका हूं। 2 लेक्चर्स मैं आपको स्टैटिक जीके के दे चुका हूं, जिसमें मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद करवाई थी। आप वो वीडियो देखिए जाके, आपको बहुत पसंद आने वाली है। एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। साथ ही मैंने आपको पॉलिटी के भी 2 लेक्चर्स पढ़ा दिए कि हमारा संविधान किस तरीके से बना, उस टाइम पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 1857 की क्रांति और उससे रिलेटेड बनने वाले सवाल जो आपके पेपर में बन सकते हैं, वो सारे फैक्ट्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, बीच बीच में मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और हर तरीके से मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हुआ चल रहा हूं। बस आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप बोलोगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स की और सब टीचर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको बस लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, सीधा आता हूं मैं अपने टॉपिक पे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहां से पेपर में एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अगर हिस्ट्री आ रही है तो इससे क्वेश्चन बनना तय है। और यह है आपके 1857 की क्रांति। ये वो टाइम है, इसके बाद इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स का राज करने का तरीका बदल गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से चली जाती है। इसके बाद अब ऐसा क्या हुआ कि ये क्रांति में बदल गया। ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। कोई कहता है कि भाई ये सिपाही विद्रोह था, तो कोई हिस्टोरियन कह रहा है कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, और कोई हिस्टोरियन ये कह रहा है कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस थी। तो आज का लेक्चर लेने के बाद आप सबके व्यू पॉइंट भी जान जाओगे और साथ में अपना भी एक आप राय दे पाओगे कि हाँ, क्या ये सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी थी या फिर एक ये पूरा का पूरा पहली आजादी की लड़ाई थी। ठीक है, अगर आप पीछे के कारण देखें कि क्या क्या कारण थे जिस वजह से रिवॉल्ट हुआ, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, बिल्कुल क्लास के साथ इंटैक्ट रहना, एंड तक बने रहना। चीजें बहुत आराम से समझ में आने वाली है और बहुत नॉलेजेबल लेक्चर होगा ये आपके लिए। एसएससी से रिलेटेड सारे लेक्चर्स मेरे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सब कुछ एक बकायदा प्लेलिस्ट में बन के आपको मिल रहा है। प्लेलिस्ट इस चैनल की चेक करना, वहां पे जनरल स्टडीज बाय समृत सर आपको मिल जाएगा। उस पे मेरे सारे लेक्चर्स जाते हैं रोज। उतना अगर आप कर लोगे, आप पेपर में जनरल स्टडीज के अंदर बहुत बढ़िया करके आने वाले हो। मेरी बात मानना, बहुत अच्छा करके आओगे। और जिन बच्चों को लेक्चर अच्छे लगते हैं, और कई लोग मेरे को पर्सनली रीच करके भी बोलते हैं, तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पर आप शेयर कीजिए। लेक्चर्स आप देख नहीं रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये आपके लिए बनाया जा रहा है। हाँ जी, तो भाई अब अगर हम देखें कि रिवॉल्ट एक्चुअली में हुआ क्यों, तो मैं आपको अपनी पहली और दूसरी क्लास में, अगर आपने वो लेक्चर देखे हैं, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने धीरे धीरे अपना कब्जा एक एक एरिया पे इंडिया के जमा लिया था। ठीक है, बार बार गवर्नर जनरल चेंज होते जा रहे हैं, और लॉर्ड डलहौजी का वो टाइम था जब बचे कुछ राज्यों उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते अपने अंडर कर लिए थे। ठीक है, एंग्लो सिख वॉर्स हो चुकी हैं, सिख एम्पायर भी इनके अंडर आ गया, मराठा भी आ गए, मैसूर को भी इन्होंने हरा दिया, निजाम को भी इन्होंने सब्सिडरी लाइंस करवा दिया। तो इनके पास अब बहुत ज्यादा एरिया हो चुका था, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्होंने यहां के लोगों पे इतने जुल्म ढाए कि जो कि जाके ये क्रांति के रूप में बदल गया। लोगों के मन में इतना आक्रोश भर गया कि अब 1857 की क्रांति इस वजह से हुई। सिर्फ एक वही कारण नहीं था जो आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा, वैसे भी जिनको पता है कि भाई सिर्फ एक एनफील्ड राइफल की वजह से, कि सुअर और गाय की चर्बी उसमें मिली हुई थी, सिर्फ यही एक कारण नहीं था। बहुत सारे ब्रिटिश इतिहासकार इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि ये सिर्फ एक रिलीजियस रिवॉल्ट था। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्होंने बहुत बुरा किया था यहाँ के लोगों के साथ, जिस वजह से
वो गुब्बार एकदम से फटकर सामने आया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी कीमत चुकानी पड़ी इसकी। हालांकि उन्होंने बाद में बहुत बुरी तरह इस रिवॉल्ट को सप्रेस किया, उसके थोड़े बहुत कारण भी हम जानेंगे। अब हम चलते हैं उन पॉइंट्स पे जो आपको याद करने हैं। आ जाइए। अब क्या हो, मैंने आपको बताया पब्लिक एंगर बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी भाई वो बहुत खतरनाक थी। वो लोगों से इतना इतना टैक्स कलेक्ट करते थे, इतनी गरीबी फैल चुकी थी। मैंने आपको भुखमरी के बारे में भी बताया, बंगाल के अंदर जो हुई थी, फेमीन हुआ था। कब हुआ था भाई? 1770 में हुआ था। और ऐसे करते 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 आगे इन्होंने लैंड रिफॉर्म लाने शुरू कर दिए, किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रोतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। अब सारी चीजों को जानते हैं कि करके। कुछ कुछ कॉजेस तो पॉलिटिकल थे, अलग अलग आप हेड्स में बांट सकते हो। राजनीतिक कारण क्या थे इसके? पहला तो ये कि जैसे कि जिन एरियाज को ये डायरेक्ट लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, अब वहां के राजाओं के साथ इन्होंने उनको अंदर तो कर लिया है अपने, और उनको यह भी दिखा दिया कि हमारी ताकत तुमसे ज्यादा है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत उन राजाओं से ज्यादा है। तो उनको आराम से सब्सिडरी अलायंस के अंदर उन्होंने ले लिया। अब आप पूछेंगे कि भाई ये सब्सिडरी अलायंस क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जानते हैं। मान लीजिए एक राजा है ए, एक राजा है ए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गई इसके पास और कहती है कि भाई तू अपनी आर्मी जो है ना, अपनी आर्मी को आप खत्म कर दीजिए, डिसबैंडन कर दीजिए। बदले में हम क्या करेंगे? हम आपको अपनी तरह से सुरक्षा देंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी इनको देगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी इनको देगी। इनका जो राज्य जितना इनका एरिया था उसके लिए प्रोटेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देगी किसी भी फॉरेन पावर से, ठीक है। साथ ही तुम्हें इस आर्मी का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने इस राजा को बोला। ए को बोला कि तुम्हें इसका खर्चा भी उठाना है, ठीक है। तो उनका क्या करा कि भाई तुम्हें इनका खर्चा भी उठाना है, साथ ही एक ब्रिटिश रेजिडेंट भी इनके यहां डाल दिया जो सारी खबर देता था अंदर की इनको। तो इस तरीके से बोला तो सही इनको कि भाई तुम आजाद हो, पर ऐसा था नहीं। ए जो राजा था ऐसे करते 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 बहुत सारे राजाओं को इन्होंने अपने अंडर ले लिया, ठीक है। अपनी आर्मी का खर्चा भी उठवाते थे, उन्हीं से पैसा मांगते थे, और अगर वो पैसा देने में नाकामयाब रहते थे तो उनका एरिया काफी सारा अपने अंडर कर लेते थे। तो पूरी पूरी गुंडागर्दी चल रही थी। और आपसे पेपर में अगर फैक्चुअल सवाल पूछेगा तो आपसे कहेगा भाई ये सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी लाया कौन था? तो आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ले। लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड वेलेस्ले। इनका टाइम पीरियड पूछेगा, क्या टेन्योर था इनका? तो ये था 1798 से लेकर के 1805 के बीच में। तो ऐसी ऐसी पॉलिसीज थी इनकी, ऐसी ऐसी नीतियां इन्होंने बना रखी थी। उसके बाद में कुछ तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर अपने ले लिए। और सब्सिडरी अलायंस में अगर आपसे पूछ ले ऐसा पहला कौन सा राजा था जिसने सब्सिडरी अलायंस पे हाँ भरी थी ब्रिटिशर्स के आगे, तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपको बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया था अपनी दूसरी लेक्चर के अंदर, ठीक है। जब बंगाल का कंट्रोल में आपको बता रहा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने लिया, तो बैटल ऑफ बक्सर में हमने जाना था कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर अवध के राजा थे पहले जिनको सब्सिडरी अलायंस का लॉलीपॉप दिया इन्होंने। पर अगर ऑफिशियली देखा जाए तो सब्सिडरी अलायंस पहली बार हैदराबाद के निजाम ने लिया। निजाम जो थे ना हैदराबाद के, उन्होंने सरेंडर किया सब्सिडरी अलायंस के चलते। उन्होंने कहा था कम से कम मेरा राजा का स्टेटस तो बना रहेगा, भले ब्रिटिशर्स को मेरे को अपने यहां रखना पड़े। बस ये गलती करते गए। बाकी एरिया इन्होंने लड़ बढ़ के ले लिया आपस में, ठीक है। कभी और ऊपर से फ्रेंच को भी हरा दिया, डच को भी हरा दिया। मैंने सारी बैटल्स के बारे में आपको पहले बताया है, वो लेक्चर जरूर देखिए जाके, बहुत काम के आपके। और एक पॉलिसी आप याद रखेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। ये कौन लाया था? तो सीधा सीधा लिखा भाई लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड डलहौजी वही था जिसने इंडिया में ट्रेन की शुरुआत करी, और यही लाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इसका कहना यह था इस पॉलिसी का कि अगर किसी राजा का आगे कोई नेचुरल हायर नहीं है, अगर उसकी कोई अपनी संतान नहीं है और उसने किसी को गोद लिया हुआ है, तो उस राजा के मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी, उसका राजपाट उस लड़के को नहीं जाएगा जो कि अडॉप्टेड होगा। उस लड़के को नहीं जाएगा जो कि अडॉप्टेड होगा, बल्कि उसका क्या किया जाएगा, वो ब्रिटिशर्स ने एक रणनीति के तहत अपने अंदर ले लिया, और इसी को कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। इस तरह के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कौन लाया? एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए, लॉर्ड डलहौजी। सब्सिडरी अलायंस कौन लाया? लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन तो फैक्चुअली बनेगा,
पर अब आपको मेरे इस तरीके समझाने से चीजें याद हो जाएंगी, ये बात तय है। ठीक है जी, चलो मैं इसे रब कर रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। और टेक्निकल अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ लेगा भाई डलहौजी ने कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स को अपने अंडर लिया था इस पॉलिसी का यूज करके, कौन कौन सी प्रिंसली स्टेट्स को लिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज करके। तो इसके अंदर आप याद रखेंगे कुछ कुछ स्टेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संबलपुर, जैतापुर, नागपुर, उदयपुर, अवध, झांसी, कानपुर। ठीक है, यही सारे लिखे हैं यहां पे। कौन कौन से हैं? सतारा भी है इसमें, सतारा है, जैतपुर है, संबलपुर है, उदयपुर है, झांसी है, नागपुर है। ठीक है, टोर एंड आरकोट है, अवध बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद लोग बहुत नाराज हो गए थे 1856 में, और इसी के चलते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर इन्होंने ये सारे अपने अंडर ले लिए, राजाओं के जितना एरिया था सब कुछ। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी थी, ये मैंने आपको बता दिया राजनीतिक कारण। अगर हम बात करें रिलीजियस कारणों की, ठीक है, धर्म के आधार पे क्या क्या चीजें वो बनी, देखिए जब मैंने आपको एक्ट्स पढ़ाई हैं अभी लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे आज के संविधान में ब्रिटिश राज के अंदर जो जो एक्ट्स आई थी उसका क्या प्रभाव रहा है। तो 1813 की एक्ट में मैंने आपको बताया था कि यहां पे ईसाई मिशनरियों को भेजा जाने लगा। उस एक्ट के तहत यह था कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, और यहां के जो लोग थे उनको ऐसा लगा, और ऐसा हुआ भी, उनको यह चीज बहुत अच्छे से फील हो गई थी कि हमारे धर्म को धीरे धीरे लोग खत्म कर रहे हैं, हमारे धर्म को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई सारी रिफॉर्मिस्ट एक्ट पास करी जो उस टाइम पे धर्म की नजरों में उसको बहुत ऊपर रखा जाता था, जैसे सती सिस्टम, एंटी सती रेजोल्यूशन लाई है, यानी कि सती सिस्टम को बैन किया। किसने किया? लास्ट क्लास में बताया, कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट क्लास में बताया, कमेंट सेक्शन में बताना सती की प्रथा को किसने बंद करवाया था। वैसे तो इसके पीछे हाथ राजा राम मोहन रॉय जी का था, पर उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे मैं उनका नाम पूछ रहा हूं। तो सती सिस्टम इन्होंने बंद कर दिया। विडो रीमैरिज एक्ट लिया है, विडो रीमैरिज एक्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे इसके पीछे, और उस वक्त लॉर्ड डलहौजी ने एक्ट पास किया था कि विडो की रीमैरिज आप करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह के एक्ट्स है जो कि एक रिलीजियस कारण बने। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन किया जाने लगा, तो इस वजह से भी आक्रोश लोगों में भर गया। और वो तो एकदम पीक पॉइंट था, जो आपको पता ही है कि इन्होंने एक राइफल इंट्रोड्यूस करी थी, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। अपनी सैनिकों के लिए राइफल लेके आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और उस राइफल का जो कार्टेज था उसको आपको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और ऐसा कहा गया कि भाई उस कार्टेज के अंदर सुअर और गाय की चर्बी मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक सेंटिमेंट्स बुरी तरह हर्ट हो गए, और फिर उसके बाद में मंगल पांडे ने बैरकपुर से इस क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक है, कुछ कारण ये हो गए। दूसरा, जो उस टाइम के गरीब किसान थे उनको बहुत बुरी तरीके से लूटा जाता था लैंड रेवेन्यू के नाम पे। जमींदारी सिस्टम, रेतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, जितने भी सिस्टम थे ये इनके चलते इनसे बहुत ज्यादा हाई टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा। इतना ज्यादा कि उनको खुद को खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता था। अगर वो नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था। तो ये थे वो तीन सिस्टम, महलवाड़ी, रेतवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, उसके अलावा कुछ मिलिट्री कारण भी थे, कुछ मिलिट्री और रिलीजियस के अंदर एक मिलिट्री कारण भी मिक्स है। जैसे कि उस टाइम पे अपनी कंट्री के बाहर जाना बहुत बुरा माना जाता था, और ब्रिटिशर्स जहां जहां पे एक्वायर करता था एरिया, जहां जहां जाता था वहां पे इंडियन सैनिकों को अपने साथ ले जाता था। तो इंडियन सैनिकों का यहां पे भी बहिष्कार होने लगा और उनको बहुत बुरा लगने लगा। दूसरा, उनको प्रमोशन नहीं देते थे, उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था कि तुम इंडियंस हो, तुम्हें हम प्रमोशन नहीं देंगे, ज्यादा से ज्यादा हवलदार रैंक तक जा सकते हो, ना प्रमोशन मिलेगा, बहुत कम पैसों पे उनको रखा गया। जबकि उस वक्त जो आर्मी में रेशो देखी जाए तो यूरोपियन अगर 1 था तो इंडियंस उस वक्त 6 थे। आप अगर नंबर्स देखें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, 1/6, 16.66% थे लोग, बस 1/7। ठीक है, तो बहुत 10 से 14% के बीच में थे यूरोपियंस आर्मी के अंदर, बाकी सारे इंडियंस भर रखे थे। तो कितनी बुरी बात थी कि हवलदार की रैंक तक इनको प्रमोट किया जाता था बस। तो ये कुछ कारण बने जिस वजह से ये गुस्से का गुब्बार इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों के अंदर कि अब 1857 की क्रांति की तरफ अब कहानी बढ़ चुकी है। और इस क्रांति के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए
ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से एक आधा क्वेश्चन फंस के फैक्चुअली आ जाता है। अच्छा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपसे बीच बीच में मैं ये भी पूछता रहूंगा, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। अभी आपको रोज मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने हैं, तो जो भी मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए उसको, साथ में नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपनी तैयारी को और बढ़िया करने के लिए आप हमारे लेक्चर्स लेंगे, वो इनफ होंगे आपके लिए। आप एग्जाम में जाएंगे, आप सिर्फ यहीं से अपनी तैयारी को संपन्न पूरा कर सकते हैं। और सिर्फ एसएससी वाले बच्चे नहीं, जो भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर उसमें जीएस आती है, अगर उसमें रीजनिंग आती है, अगर उसमें इंग्लिश आती है, जो सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाते हैं वो सारे अगर आपके आते हैं तो हर सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करने वाले हो। और एक एडवाइस मैं आपको दूंगा, मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूं, आपको एग्जाम से पहले हर एक डिस्ट्रैक्शन से बचना है, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन किसी भी प्रकार की हो। बेशक आपका फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, मैं समझ सकता हूं, आपको पढ़ना भी फोन के ऊपर है, आप कई बच्चे मॉक टेस्ट भी फोन पे लगाते हैं, है ना, तो उसको कितना यूज करना है फोन आपको नहीं बताएगा, आप फोन को बताने वाले हो, ठीक है ना। शॉर्ट्स के चक्कर में अगर आप फंस गए, कई बच्चे होते देखते रहते बैक टू बैक शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो भाई उसको भी रोकना है, आपको कंज्यूम करना है, थोड़ा बड़ा कंटेंट देख लो जिससे आपका दिमाग शांत हो, अच्छी चीजें देखिए, अगर फ्री टाइम भी है उसको ऐसे वेस्ट मत करो, ठीक है ना। और अगर आपके एग्जाम तक, अगर मैं समझ सकता हूं कई लड़के होंगे जिनकी बहुत सारी सहेलियां होंगी, या कोई एक सहेली होगी, या कोई सहेली होगी उसका कोई सहेला होगा, यानी कोई लड़का होगा, तो भाई उनको आप बोल सकते हो कि एग्जाम के बाद बात करेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद आना। और वैसे भी आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी महकमे में जो लोग काम करते हैं उनको तो वैसे भी आदत होती है बोलने की कि भाई लंच के बाद आना, तो उसी तरीके से आपको उनको भी बोलना है कि एग्जाम के बाद मुझे डिस्टर्ब करना, उससे पहले डिस्टर्ब मत करना। आगे बढ़ते हैं भाई, इवेंट्स देखते हैं क्या क्या घटित हुए उस टाइम पे। तो मार्च 29 की अगर मैं बात करूं 1857 को, तो मंगल पांडे का नाम तो सबने सुना होगा। अब मंगल पांडे एक सिपाही था, अगर थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन बनाएगा तो पूछेगा भाई कौन सी बटालियन में था, तो आप जवाब देंगे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर के अंदर, बैरकपुर में थी 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। और उसने क्या करा, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स को उसने गोली मार दी। कौन कौन से थे, एक तो थे लेफ्टिनेंट बॉब और एक थे सार्जेंट मेजर जेम्स ह्यूसन। अब मैं आपको इस स्टोरी की फॉर्म में आपको चीजें बता रहा हूं तो आपका एक इंटरेस्ट भी बनेगा, ठीक है ना, और ये सारी बातें कोशिश करना कि आप याद कर पाओ। इस इंसिडेंट के बाद मंगल पांडे को फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 को। तो अभी मार्च के अंदर उसने गोली मारी, 8 से 10 दिन में उसे फांसी दे दी गई। तो ये था मंगल पांडे का रोल, और इससे बहुत सोल्जर्स के अंदर एक बहुत ज्यादा, हर सिपाही के अंदर एक आक्रोश भर गया था। अब धीरे धीरे ये चिंगारी फैलने लगी। 9 मई को क्या होता है, 85 सोल्जर मेरठ के इसी इंसिडेंट की वजह से इस नई राइफल को, जो मैंने आपको बताया कौन सी राइफल थी भाई, एनफील्ड राइफल, यहां लिख लो, ये राइफल का नाम अगर आपसे पूछ लिया, एनफील्ड राइफल, जिसमें सुअर और गाय की चर्बी थी, ठीक है, तो वो यूज करने से मना कर दिया। और उनके मना करने की वजह से ब्रिटिशर्स ने और खतरनाक एक्शन लिया, उन्होंने उनको 10 साल की सजा सुना दी, ठीक है भाई, 10 साल की सजा सुना दी। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे पूछेगा कि पूरे तरीके से ऑफिशियली किस डेट को 1857 की क्रांति शुरू हुई, तो यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 10 मई की 1857। सोल्जर्स का एक ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप दिल्ली की तरफ जाने लगा, और धीरे धीरे करते लोग उनसे जुड़ते चले गए। दिल्ली की तरफ क्यों, क्योंकि वहां पे बैठा था उस वक्त का मुगल बादशाह, जो बुढ़ा हो चुका था, 80 साल के करीब उनकी उम्र थी, और उनका नाम था बहादुर शाह जफर। क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो इंपैक्ट था कि एक छत के नीचे हम कभी ना कभी रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर मुगल एम्परर थे, ठीक है। बेशक बाद में बहुत वीक रूलर्स आए, और ये आखिरी मुगल बादशाह भी थे जो कि थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। और धीरे धीरे करके ये जो क्रांति की जो लहर चली थी, ये कानपुर, झांसी, बरेली, दिल्ली, अवध में फैल गई। तो ये सिटीज, ये स्टेट्स आपको याद रखनी है कि कहां कहां पे ये क्रांति पीक पे थी।
आगे बढ़ाते हैं कहानी को। ये डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसे क्रोनोलॉजी में समझते जाओ। तो बहादुर शाह से जाके वो सैनिक वहां पे मिलते हैं उनसे, और उनको इंडिया का एम्परर, इंडिया का बादशाह घोषित कर देते हैं, और ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल दरकिनार करते हैं कि हम इनको नहीं मानते हैं और इनको अब हम मार के भगाएंगे। ये कहानी बढ़ती है आगे। भले ही बहादुर शाह खुद नहीं लीड कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपना एक बंदा छोड़ा हुआ था जिसका नाम था बख्त खान। क्या नाम था? बख्त खान। तो दिल्ली से जो रिवॉल्ट को लीड कर रहा था उसका नाम था बख्त खान। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, आपको एक शहर का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा यहां पे रिवॉल्ट का लीडर कौन था। ठीक है, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एक दो प्रैक्टिस करेंगे। रिवॉल्ट का लीडर कौन था, और उस जगह पे, चाहे दिल्ली हो, चाहे झांसी हो, चाहे लखनऊ हो, तो वहां पे किस ब्रिटिश ऑफिसर ने उस रिवॉल्ट को खत्म किया था, सप्रेस किया था। शुरू में तो ब्रिटिशर्स बैकफुट पे थे, जब बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था लोगों में, तो बहुत कत्लेआम हुआ था, पर धीरे धीरे करके यहां पे जो इंडियंस थे, जो और लोग थे, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था। एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन था। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, वो तो कोऑर्डिनेशन की वजह से ही इतनी आगे तक आई थी। उनकी आर्मी के पास बहुत अच्छे हथियार थे, उनके पास वो लोग थे जो यहीं के राजाओं को धोखा दे रहे थे, तो मुखबिर भी बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से रिवॉल्ट फ्लॉप हुआ। आगे जाके ब्रिटिशर्स ने, ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी तोपों से बांध के उड़ा भी दिया था, यानी तोप से बांध के लोगों को बिल्कुल उड़ा दिया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं, तो भाई आगे चलते हैं, कहानी कानपुर तक आ गई। अब बात कानपुर के अंदर अगर आपसे पूछ ले कौन है, इसके लिए मैंने अलग से टेबल भी बनाया है। तो दिल्ली से हो गए बख्त खान। कानपुर के अंदर क्या हुआ कि भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर कानपुर बाहर आ गया ब्रिटिशर्स के चुंगल से, और वहां पे नाना साहेब जो थे, नाना साहेब एक अडॉप्टेड सन थे, यानी कि अडॉप्टेड सन थे तो उनका ले लिया होगा एरिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते। किसके थे? पेशवा बाजीराव टू के। तो इन्होंने यहां से रिबेलियन को स्टार्ट किया, और इनका साथ दिया द फेमस तात्या तोपे ने। किसने दिया? तात्या तोपे। तो नाना साहेब और तात्या तोपे हो गए भाई कानपुर के। दिल्ली से हो गए बख्त खान। रिवॉल्ट की शुरुआत होती है 10 मई को। मंगल पांडे बैरकपुर के अंदर 34th नेटिव इन्फेंट्री का था। ठीक है, अभी ये सारे फैक्ट्स हमने याद करे हैं। आगे चलाते हैं कहानी को। तो भाई लखनऊ से कौन लीडर था? लखनऊ से थे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल उन्होंने अपने, जो उनका लड़का था बिरजिस कादर, उसको नवाब घोषित किया मार्च में 1858 में। ठीक है, और इंग्लिश आर्मी ने इस एरिया को वापस से रिवोल्ट को दबा दिया। जब आगे कहानी बढ़ी 1858 के मिड तक, सितंबर तक, अगस्त तक इन्होंने पूरी क्रांति को दबा दिया था। ठीक है, पर ये एक बहुत बड़ा धब्बा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ की सत्ता उनसे छीन ली, उनको लात मार के वापस भगा दिया, और प्रॉपर ब्रिटिश क्राउन की यहाँ पे स्थापना हो गई। 1858 की एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, मेरे आखिरी के 1-2 लेक्चर्स देख लेना। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से आपको पता लग गया कौन थी? बेगम हजरत महल। आगे बढ़ाते हैं झांसी से तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता होगा, रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। कौन लीड कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जी के बारे में जाने थोड़ा, तो उनकी जब 14 साल की उम्र थी तो उनकी गंगा राव धर के साथ शादी हो गई थी। ठीक है, ये किंग थे झांसी के, पर उनकी मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से कि रानी ने, जो रानी लक्ष्मीबाई थे, उन्होंने रिवोल्ट को लीड करा। और इनकी जो आपसे कई बार पेपर में क्वेश्चन बना है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी मृत्यु कहां पे हुई थी और कहां लड़ते उनकी मृत्यु हुई थी, तो हुई थी ग्वालियर के अंदर 1858 में। और यहां पे जो रिवोल्ट को दबा रहे थे उनका नाम था सर ह्यूग रोज। और इन्होंने यह भी कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई वॉज द ब्रेवेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट, यानी कि इनसे बहादुर लीडर कोई भी नहीं था रिवोल्ट का, सबसे बहादुर थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ऐसा सर ह्यूग रोज ने स्टेटमेंट दी थी। तो यह पूछा जा सकता है पेपर में आपके। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद करने हैं। बता दिए कौन कौन से? दिल्ली से बख्त खान, कानपुर से तात्या तोपे और नाना साहिब, आपका लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और वहां पर रिवोल्ट दिवाया सर ह्यूग रोज ने। उन्होंने कहा रानी लक्ष्मीबाई वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट। अब एक किताब लिखी वीर सावरकर ने, वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने। कौन सी किताब लिखी थी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इन्होंने ही कहा था दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। आजादी की लड़ाई में सबसे पहली बड़ी लड़ाई ये थी, ऐसा कहना था वीर सावरकर जी का, ठीक है। और ये एक वेल प्लान्ड फ्रीडम स्ट्रगल थी, कोई छोटा मोटा रिवॉल्ट नहीं था कि सारे सिपाही इकट्ठे हो गए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं था। बहुत बड़े लेवल का रिवॉल्ट था ये, तो इसे एक नेशनल रंग इन्होंने दिया। सिपाही म्यूटनी के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के, ये फैक्ट्स जो है ना ये याद रखने जरूरी हैं। तो वीर सावरकर की किताब एक याद रखना, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। कार्ल मार्क्स की किताब भी इससे मिलती जुलती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका नाम था विस्कॉन्सिन पैल्मर्स्टन, विस्कॉन्सिन पैल्मर्स्टन, ठीक है। और उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो भी मैं आपको पीछे क्लास में बता चुका हूं, वो थे लॉर्ड कैनिंग। आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, और इनकी मृत्यु 1862 में रंगून के अंदर होती है, जो कि म्यांमार में है। रंगून में इनकी मौत हो जाती है, म्यांमार, ठीक है जी। 1862 में जब रिवॉल्ट सब खत्म हो जाता है, ब्रिटिश राज स्थापित हो जाता है। अब मैंने आपके लिए जो याद करने वाले पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और जो लीडर जहां से लीड कर रहा है उसके लिए एक बेहतरीन टेबल आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। थोड़ा सा अगर आपको ब्लर लग रहा होगा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं, पीडीएफ में आपको ठीक सही से दिख जाएगा। देखते हैं दिल्ली से, तो ये लिखा भाई दिल्ली, तो दिल्ली से रिवोल्ट को कौन लीड कर रहा था, तो उनका नाम था बहादुर शाह जफर, जिनके सेनापति थे बख्त खान। तो बख्त खान आपसे पूछ ले कहां से थे, तो दिल्ली से। और दिल्ली के अंदर कौन था ब्रिटिश सप्रेसर, कौन था वो ब्रिटिश ऑफिसर जिसने कि इस रिवोल्ट को दबाया था, अपनी सेना को साथ लेके गया और बहुत बुरी तरीके से, जो आप पुरानी दिल्ली वाला एरिया देखें कश्मीरी गेट की तरफ, जो आपका एरिया है रिज की तरफ, तो वहां पे लोगों को बहुत बुरी तरीके से काटा गया था, बकायदा तोपों से उड़ा भी दिया गया था। तो वहां पे जो लीडर थे ब्रिटिशर्स की साइड से वो थे जॉन निकलसन और हडसन, जॉन निकलसन और हडसन, ये नाम याद रखना। कानपुर की बात करते हैं, बता दिया था, नाना साहेब तांतिया तोपे, और इनका रिवोल्ट को दबाया गया कोलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल कई बार पूछ लेता है पेपर में, कॉलिन कैंपबेल ने रिवोल्ट को कहां पे दबाया था, झांसी, झांसी से लीडर थी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई का साथ तांतिया तोपी ने वहां पे भी दिया था, झांसी में भी दिया था। और रिवोल्ट को किसने दबाया था, ह्यू ग्रोस ने, जिसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई सबसे ब्रेव लीडर है इस रिवोल्ट की। लखनऊ के अंदर थी बेगम हजरत महल, कॉलिन कैंपबेल यहां पे भी थे, और हेनरी लॉरेंस थे। तो नाम देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं, जॉन निकलसन, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है, ये सारे नाम याद रखने। ह्यू ग्रोस बरेली से थे, खान बहादुर खान जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था, दोबारा से कॉलिन कैंपबेल। तो ले दे के 3-4 नाम ही याद रखने, जॉन निकलसन, हडसन, ह्यू ग्रोस और कॉलिन कैंपबेल। को फिर से कॉलिन कैंपबेल कहां पे, फैजाबाद के अंदर, यहां पे थे मौलवी अहमदुल्लाह, मौलवी अहमदुल्लाह यहां से लीड कर रहे थे। इसके अलावा इलाहाबाद से थे लियाकत अली, कौन थे, लियाकत अली, और यहां पे कर्नल नील ने इस रिवोल्ट को दबाया, ठीक है। उसके अलावा अमर सिंह और कुंवर सिंह, ये थे बिहार से लीड कर रहे थे जो रिवोल्ट को, बिहार से लीड कर रहे थे, यहां पे नहीं लिखा हुआ, तो बिहार से थे अमर सिंह और कुंवर सिंह। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। दिल्ली से बख्त खान, कानपुर से नाना साहेब तांतिया तोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, और बिहार से कुंवर सिंह और अमर सिंह। ये नाम पेपर में डायरेक्ट बनते हैं, और यही वो मेन सेंटर पॉइंट है जहां पे रिवोल्ट अपनी फुल स्पीड पे चल रहा था। अब ये सारी चीजें हो गई, रिवोल्ट को दबा दिया गया। तो रिवोल्ट को दबाने के जो जिस वजह से फेल हुआ ये रिवोल्ट, उसके पीछे इंडियंस की साइड पे क्या क्या कारण हो सकते हैं, खुद सोचिए। एक तो कोई भी किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था आपस में, कोई भी फोर्सेस कहीं से भी जो हाथ में मिल रहा है उससे लड़ाई कर रहे हैं, जबकि ब्रिटिश आर्मी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और बढ़िया एक आर्टिलरी वाली, बढ़िया एक उनके पास हथियार थे, वो एक आर्मी थी।
ये एक कारण था। दूसरा कारण ये था कोऑर्डिनेशन नहीं था। दूसरा कारण सबसे बड़ा था, वो था मुखबिर। तो जो मुखबिर थे यहाँ पे, जो लोग उनकी दगा करा यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के राजाओं के साथ, वो जाके ब्रिटिशर से उन्होंने जाके हाथ मिला लिया। होलकार हो गए, सिंधिया हो गए, तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से जाके हाथ मिला लिया और अंदर की खबर उनको देते रहे, अंदर की खबर उनको देते रहे। तो ये कारण बने जिस वजह से रिवॉल्ट बिल्कुल शांत करवा दिया गया 1858 तक, और इससे दोनों साइड पे काफी नुकसान हुआ था। अब जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला गया, बस नाम चेंज हो गया, राज तो वैसे ही चलता रहा आगे भी, ब्रिटिश राज आ गया, वहां की गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया। 1858 की आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई, और इस एक्ट के बारे में मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है। उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और उनको अगर आपने एक एक बार देख लिया, 40-50 मिनट से कोई ऊपर का लेक्चर नहीं है, पर हर लेक्चर में आपका एक टॉपिक 100% में कवर करवा दूंगा। कोई टॉपिक एक क्लास से ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो रहे हैं। अभी आपके पास गोल्डन चांस है अपनी जनरल अवेयरनेस को स्ट्रॉन्ग करने का। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं, और मैं टॉपिक भी कराता हूं, और जो कुछ बातें रह भी जाएंगी तो वो मैं मॉक टेस्ट के थ्रू आपको कवर करवाऊंगा आने वाली क्लासेस में। तो आने वाली क्लासेस का अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो, ठीक है। रोज हमारी क्लास शाम को 6 से 10 बजे तक चलती है। 6 बजे मेरा लेक्चर आता है, उसके बाद में और टीचर्स आपको आके पढ़ाते हैं। रोज 1 घंटे की क्लास आती है, 1 घंटे से अंदर अंदर। आगे बढ़ाते हैं कहानी को भाई, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आती है 1858 में। लास्ट क्लास में बताया था, इसको बोला गया एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट को पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उनको और ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या आदेश देती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुलाइए। अब हम पूरी की पूरी ब्रिटिश क्राउन अब जो है उसको ओवरटेक करेगी, और डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल के अंदर आ गया इंडिया वाला एरिया। यहां से शुरुआत होती है प्रॉपर ब्रिटिश राज की, ठीक है जी। अब क्या होता है, यही बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, खत्म कर दिया, और सारे ट्रांसफर कर दिए जितने भी राइट्स थे इंडिया के ऊपर रूल करने के, वो ब्रिटिश क्राउन के पास। अब उसने 2-4 चीजें चेंज करी। एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एंड कर दिया। जो यहाँ के छोटी मोटी रियासतें बची थी 560 के करीब, उनको इंडिपेंडेंट घोषित किया, पर उनसे रेवेन्यू उतना ज्यादा लेते थे, उनके ऊपर एक कंट्रोल हमेशा बना के रखा इन्होंने, ठीक है ना। और बहुत बड़ा एरिया इन्होंने अपने अंडर ले ही चुके थे, सब कुछ इनके पास आ गया था। पंजाब हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मराठा वाला एरिया हो, चाहे मैसूर हो, इतनी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी, और अपनी समझ से इन्होंने सारा एरिया अपने अंडर ले लिया था, और अब ब्रिटिश क्राउन आ चुका था, ठीक है जी। एक बड़ा रॉयल दरबार लगता है इलाहाबाद के अंदर, जहां पे लॉर्ड कैनिंग ने यह कहा था कि कंपनी रूल जो है इंडिया के अंदर उसे अबॉलिश किया जा रहा है, और इंडिया अब डायरेक्टली गवर्न किया जाएगा क्राउन के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइसरॉय भी बने। अब तक इनको गवर्नर जनरल कहा जाता था, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वाइसरॉय कर दिया, जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश अफेयर्स को देखेगा। साथ ही इस एक्ट के अंदर एक बॉडी बनाई गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की, 15 मेंबर की यह बॉडी थी, और इसको हेड करते थे कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले एक बॉडी थी, मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, उसको खत्म करके एक इंडियन काउंसिल ऑफिस बनाया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, आपको पिट्स इंडिया एक्ट में दिखेगा, और ये पिट्स इंडिया एक्ट भी मैंने आपको उस लेक्चर में बताया है, तो वो लेक्चर देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पे क्या बात होती है, एक पोजीशन बनाते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से, बात ध्यान से सुनना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, वहां की ब्रिटिश कैबिनेट का एक मिनिस्टर था, उसको बोला गया इंडिया के अंदर जितने अफेयर्स हैं, जितनी भी चीजें ब्रिटिश रूल की चल रही हैं, वो सब आप देखेंगे, और आपको रिपोर्ट करेगा वहां का गवर्नर जनरल, और उसका नाम कर दिया वाइसरॉय। अगर आपसे पूछ ले पहला वाइसरॉय या आखिरी गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था जिसके दौरान 1857 की रिवॉल्ट हुई, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। गवर्नमेंट जो थी वो कौन कैरी करेगा, गवर्नर जनरल, पर अब उसको टाइटल दिया गया वाइसरॉय, और क्राउन पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, क्राउन का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया के अंदर। तो उन्होंने ये सारे चेंजेस करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
तो चली गई, पर फिर और एक काला समय शुरू हो गया। फिर इस वजह से आगे फ्रीडम स्ट्रगल ने और पीक पकड़ी, वो हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब मैं आपका नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल शुरू कराऊंगा, कांग्रेस की स्थापना से लेकर के गांधी नहरा तक सब कुछ पढ़ेंगे हम, ठीक है। और हम धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लेक्चर में अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और जाने से पहले ये 4-5 जरा क्वेश्चन लगा के जाओ जो आज आपने पढ़ा है। पूछ रहा है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग था। कई बच्चे लॉर्ड डलहौजी कराते हैं। डलहौजी 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर सब कुछ करके चला गया था। अगला सवाल, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर इन लखनऊ ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ का प्रमुख नेता कौन था? तो लखनऊ से कौन थे भैया? बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई थी झांसी से, झांसी से, ठीक है। उसके अलावा कौन है? कुंवर सिंह है, कुंवर सिंह बिहार से मैंने आपको बताया, और बहादुर शाह जफर दिल्ली से। आगे बढ़ते हैं। सर ह्यूग रोज डिस्क्राइब्ड whom as the best and bravest military leader of the rebel। सर ह्यूग रोज ने किसे विद्रोही का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बनाया था? तो ये कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। बताया था ना, ब्रेवेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट। तो ये एक आपको बताना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जिसको सारे क्वेश्चन के आंसर आते थे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को ये सारे आंसर जिसने बिल्कुल ठीक दिए थे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59? ठीक है। अब आप बोलेंगे वीर सावरकर, उनकी किताब का नाम था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये देखिए, ये इधर मैंने आपको लिखवाया था एक जगह पे, कहां गया? हाँ, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। जबकि एक बुक है जिसका नाम है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 किसने लिखी थी? तो आपका आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने। किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। अभी एसएससी के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपको कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। मॉडर्न हिस्ट्री का हो चाहे पॉलिटी का हो, सारे कंबाइंड भी कराऊंगा। और अभी हम स्टैटिक जीके भी साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो कल मैं आपको फ्रीडम स्ट्रगल प्रॉपर शुरू कर रहा हूं। वैसे तो शुरू हो चुकी है आज से, पर अब कांग्रेस वाला फेज हम पढ़ेंगे। तो हफ्ते में 2 दिन हिस्ट्री आ रही है, 2 दिन स्टैटिक जीके और 2 दिन पॉलिटी चल रहा है। अभी बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स भी लेके आऊंगा। सारी चीजें हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं चीजें, समझ में आ रहा है और आपका काम बन रहा है, तो आपसे बस एक चीज की हम लोग गुजारिश करते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप बताइए, हम आपको जवाब देंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।